दोस्तों, आज की ये जो कहानी है एक ऐसे दंपत्ति की है, एक ऐसे जोड़े की है जिनकी एक ऐसी फैंटेसी होती है, जिनकी एक ऐसी जरूरत होती है, जिसकी चाहत, उनकी फैंटेसी, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और उसमें एक उम्र 21 वर्ष केवल होती है, उसका करियर पूरी तरह से तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आखिरकार इस कहानी में ऐसा क्या होता है, क्या उनकी जरूरतें होती हैं, क्या उनकी फैंटेसी होती हैं, यह सब कुछ जानेंगे। और यह सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी कहां से सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक राजकिशोर नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास होती है, अपनी पत्नी देविका के साथ में रहा करते हैं, जिनकी उम्र लगभग 36 वर्ष के आसपास होती है। राजकिशोर जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे उसी कॉलेज में देविका भी पढ़ा करती हैं। उसी कॉलेज में देविका भी अपनी पढ़ाई किया करती हैं और उसी कॉलेज समय में जो राजकिशोर होते हैं उनको देविका से प्यार हो जाता है, देविका से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि देविका देखने में होती ही इतनी सुंदर है कि जो कोई भी उसको देखता था उसके पीछे मोहित हो जाता था। और फिर जो राजकिशोर होते हैं उन्हें एक आईटी कंपनी में जॉब मिल जाती है और उसी आईटी कंपनी में देविका को भी जॉब मिल जाती है। देविका की जो उम्र होती है वो राजकिशोर से 1 साल ज्यादा होती है, पर उन दोनों के बीच में इतना प्यार होता है कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करके अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। पर दोस्तों, जैसे ही उनकी शादी को लगभग 2 साल बीत चुके होते हैं, अभी वो अपने जीवन को मस्ती ही कर रहे होते हैं। उसी समय जो राजकिशोर होते हैं उनके साथ में एक घटना घटती है। एक दिन जो राजकिशोर अपने 4 पहिया वाहन से जा रहे होते हैं, उसी समय उनका रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में राजकिशोर के साथ में एक ऐसी घटना घट सकती है जिसकी शायद उन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। राजकिशोर को जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, पर जो अब राजकिशोर हैं वो एक तरह से जो उनकी सेक्स शक्ति होती है वो एक तरह से उनसे छीन चुकी थी और डॉक्टर ये कहते हैं कि अब जीवन में शायद दोबारा वो पावर, वो जोश कभी भी लौट कर नहीं आएगा। ये सुन करके जो राजकिशोर होते हैं, जो देविका होती है, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, पर इसके आगे वो कर ही क्या सकते थे, वो मजबूर थे। उन दोनों के बीच में इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर प्यार था कि वो फिर भी एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और एक साथ जीवन भर एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाते हैं। पर कहते हैं दोस्तों कि जीवन का वो पड़ाव, जीवन की वो उम्र जहां कहीं न कहीं हर इंसान की एक इच्छा होती है, एक जरूरत होती है। जो देविका होती है वो चंचल प्रकृति की औरत होती है। वो कभी कभी पार्टियों में जाया करती है, किसी के यहाँ कोई समारोह होता है उस समारोह में भी जाया करती है। पर जो राजकिशोर होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी होते हैं। वो सीधे अपनी जॉब करते हैं और अपनी जॉब करने के बाद में सीधे अपने घर आते हैं। उन्हें बाहर की दुनिया से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, विशेष कोई मतलब नहीं होता। पर एक दिन जब देविका और राजकिशोर एक कमरे के अंदर एक साथ लेटे हुए होते हैं, एक साथ जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, उस समय जो राजकिशोर होते हैं वो अपनी पत्नी को खुश करने में नाकाम होते हैं और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं आपके लिए अब बेकार हूं और मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं आपके बगैर जिंदा भी नहीं रह सकता हूं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन को जिएं और खुश रहें।
इसलिए मेरी तरफ से मैं आपको यह छूट देता हूं कि अगर आप किसी के साथ में अपनी शारीरिक इच्छा को पूरी करना चाहें, अपना सुख उठाना चाहें, तो उसके लिए मुझे कोई इतराज नहीं होगा। बस मेरी एक शर्त है कि जब भी आप कोई ऐसा काम करें तो मेरे सामने करें, मेरी नजरों के सामने करें। जो देविका होती है वो राजकिशोर के मुंह से जब ऐसे शब्दों को सुनती है तो सुन करके वो चौंक जाती है। चाहती तो वो भी यही थी, पर वो सोचती है कि आखिरकार कोई पति ऐसा कैसे कर सकता है, और उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी जो राजकिशोर होते हैं, एक दिन उनके घर पर एक काम करने वाला व्यक्ति आता है, पर राजकिशोर के मन में ये चिंता रहती है, ये सोचते रहते हैं कि आखिरकार एक मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर सकता, अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकता। वो उस व्यक्ति से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि आपको एक मेरा काम करना होगा, और उस काम के बदले मैं आपको कुछ रुपए भी दूंगा, जो आप चाहेंगे वो दूंगा। ये सुनकर के वो जो व्यक्ति होता है वो राजकिशोर से कहता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा काम है। तब जो राजकिशोर होते हैं वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि आपको एक रात मेरी पत्नी को खुश करना होगा। जैसे ही वो व्यक्ति राजकिशोर के मुंह से इन शब्दों को सुनता है, इन शब्दों को सुन करके वो चौंक जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पति खुद अपनी पत्नी को एक दूसरे पति के साथ सोने के लिए तैयार करता है और मजबूर करता है। पर जब वो ऐसी बात कहता है, राजकिशोर की बातों को सुन करके उस व्यक्ति को भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता, और वो राजकिशोर के सामने सर झुका करके खड़ा हो जाता है। तब जो राजकिशोर होते हैं उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप इसको गलत मत समझिएगा, मेरी एक मजबूरी है, मेरी एक समस्या है। और वो अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बताते हैं और उससे कहते हैं कि ये मेरी इच्छा है कि आप मेरी पत्नी को खुश करिए, और उसके बदले मैं आपको रुपए भी दूंगा। वो व्यक्ति जैसे ही राजकिशोर के मुंह से इन शब्दों को सुनता है और वो देविका को देखता है, देविका को देख करके वो चौंक जाता है। इतनी सुंदर औरत जैसे ही उसको देखता है, वो भी अपने मन ही मन ये विचार करने लगता है कि आखिरकार जो मेरे पास में ये ऑफर है, जो मेरे पास में ये समय है, उसको क्यों गंवाएं। और वो देविका के साथ में संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वो देविका के साथ रात भर संबंध बनाता है। उस समय जो राजकिशोर होते हैं उसी कमरे में उन दोनों के साथ में होते हैं, और जैसे ही देविका ये सब देखती है तो अब देविका को भी यह विश्वास हो जाता है राजकिशोर की बातों पर कि आखिरकार जो उसके पति हैं वो देविका को खुश करना चाहते हैं, और उन्हें इन चीजों से कोई इतराज नहीं है। अब देविका जब किसी पार्टी पे जाती है, या फिर जब कोई उसे अपना कोई यार मिलता है, कोई दोस्त मिलता है जिसके साथ में उसकी दोस्ती होती है, जिसके साथ में उसे अपना समय व्यतीत करना होता है, वो उस व्यक्ति को, उस लड़के को अपने घर ले आती है और उसके साथ में एक रात संबंध बनाती है, अपने को संतुष्ट करती है, और उसके बाद में वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है। ऐसा करके लगभग 3 से 4 साल चलते रहते हैं। पर एक दिन जो राजकिशोर होते हैं उनका एक दोस्त होता है जो कॉलेज टाइम में उनके साथ में पढ़ा करता है। एक दिन वो जो उनका दोस्त होता है वो राजकिशोर के पास में फोन करता है, जिसका नाम उमेश होता है। उमेश राजकुमार से कहता है कि मेरा एक छोटा भाई है जो ग्रेटर नोएडा आना चाहता है, उसको पढ़ाई करना है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, मेरे भाई के लिए एक रूम ढूंढ दीजिएगा, किराए का एक कमरा ढूंढ दीजिएगा। जैसे ही राजकिशोर अपने दोस्त उमेश के मुंह से इन शब्दों को सुनते हैं, वो कहते हैं कि आखिरकार मैं आपका दोस्त हूं, अगर वो आपका भाई है तो वो मेरा भी छोटा भाई है, इसलिए आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत करिए। कमरे ढूंढने की, दूसरे जगह रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा इतना बड़ा मकान है, हम अपने मकान में केवल 2 ही लोग रहते हैं, इसलिए जो आपका भाई है वो मेरे ही साथ मेरे घर पर रहेगा। ये सुनकर के जो उमेश होता है वो बहुत ही खुश होता है कि आखिरकार जो उसका दोस्त है, इस वजह से अब उसको अपने भाई के विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो सुरेश होता है, उमेश का छोटा भाई होता है, वो अगले दिन नोएडा पहुंचता है, और नोएडा पहुंच करके वो उमेश राजकिशोर के घर पहुंचता है। राजकिशोर उसे ऊपर का कमरा दिखाते हैं, क्योंकि जो 2nd फ्लोर में कमरा बना होता है राजकिशोर का, वो सुरेश को वो कमरा दिखाते हैं और उस कमरे में उसका सामान रखवा देते हैं। अब जो सुरेश होता है वो ऊपर के फ्लोर में कमरे में रहने लगता है। राजकिशोर और उनकी पत्नी जो होती है देविका, वो नीचे के कमरे में रहा करती है। एक दिन रात के 11 बजे का लगभग समय होता है,
जो राजकिशोर होते हैं, देविका होती है, वो अपने रूम पर म्यूजिक लगा लेते हैं। जैसे ही वो म्यूजिक की आवाज सुरेश के कानों में पहुंचती है, वो सोचता है कि आखिरकार रात में 11 बजे कौन है जो म्यूजिक सुन रहा है, और यह देखने के लिए वो ऊपर के फ्लोर से उतर करके नीचे आ जाता है। जैसे वो नीचे आता है तो वो देखता है कि जो राजकिशोर का कमरा होता है, उनके कमरे के अंदर म्यूजिक बज रहा है, और वो जैसे ही दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देता है, वहां पर खड़े होकर के देखता है तो उस कमरे के अंदर का जो नजारा देखता है, उस नजारे को देख करके वो दंग रह जाता है। 21 साल का नौजवान युवक जैसे ही देखता है कि जो राजकिशोर हैं, जो उनकी पत्नी देविका हैं, वो पूरी एक तरह से निवस्त्र हैं, उन दोनों लोगों के तन पर कोई कपड़े नहीं, बेड पर वो एक दूसरे के साथ में लिपटे हुए हैं, और ये देख करके वो दंग रह जाता है और खड़ा खड़ा थोड़ी देर तक उन दोनों को देखता रहता है। जैसे ही जो सुरेश होता है राजकिशोर के कमरे की तरफ झांक रहा होता है, उसी समय जो राजकिशोर होते हैं, उनकी नजर सुरेश पर पड़ती है, और जैसे ही सुरेश पर पड़ती है, वो कहते हैं कि आखिरकार अगर आपको कुछ देखना है तो आप अंदर आ सकते हैं। तो जो सुरेश होता है, यह सुन करके चौंक जाता है, और वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं गलती से यहाँ आ गया था, मैं केवल ये देखने आया था कि आखिरकार इतनी रात में म्यूजिक कहाँ बज रहा है, और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। पर जो राजकिशोर होते हैं, वो कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अगर अंदर आना है तो आप अंदर आ जाइए। जो सुरेश होता है, वो राजकिशोर के मुंह से जैसे ही इन बातों को सुनता है, वो तुरंत कमरे के अंदर पहुंच जाता है, और अंदर पहुंचता है, उस बेड पर बैठता है, और बैठने के बाद में जो सुरेश होते हैं, वो अपने रैक से, अलमारी से एक बियर की बोतल निकालते हैं, और उस बियर की बोतल का पैक बनाते हैं, और फिर तीनों लोग उस बियर को पीने लगते हैं। जैसे ही तीनों लोगों को नशा होता है, उसके बाद में राजकिशोर सुरेश से कहते हैं कि क्या आप देविका के साथ में संबंध बनाना चाहते हैं। जो सुरेश होता है, वो राजकिशोर के मुंह से इन शब्दों को सुन करके चौंक जाता है, और सोचता है कि आखिरकार ये कैसी बात कर रहे हैं। पर देविका इतनी सुंदर भी होती है कि वो भी देख करके कहीं ना कहीं मन ही मन जो सुरेश होता है, उसकी भी इच्छा देविका के साथ संबंध बनाने की हो रही होती है। सुरेश भी उस काम के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में जो सुरेश और देविका होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में रात भर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और उन समय, जिस समय जो रात का समय सुरेश और देविका एक साथ में बिता रहे होते हैं, उस समय राजकिशोर उसी कमरे के अंदर बैठकर उन दोनों को देख रहा होता है। अब जो देविका होती है, उसे किसी और की जरूरत नहीं होती है, बाहर से किसी और लड़के को लाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अब जो एक नया नौजवान युवक उसके घर पर ही मौजूद होता है। इसलिए जब भी देविका को उसकी जरूरत होती थी, चाहे रात हो या दिन हो, वो सुरेश के साथ में अपने सपनों को पूरा कर लेती है, अपने अरमानों को पूरा कर लेती है। इन अरमानों को पूरा करते करते देविका जो होती है, वो सुरेश से प्रेम करने लगती है, और वो सोचने लगती है कि आखिरकार अगर सुरेश यहाँ से चला गया तो फिर मेरी जिंदगी जैसे पहले वीरान सी थी, उसी प्रकार वीरान हो जाएगी। अब जो उसका प्यार राजकिशोर की तरफ था, वो कहीं ना कहीं सुरेश की तरफ पनपने लगता है, और फिर वह एक दिन अपने मन में विचार करती है कि हम इस विषय में राजकिशोर से बात करते हैं, और वो राजकिशोर से कहती है कि मैं आपसे अब तलाक लेना चाहती हूं, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शादी करना चाहती हूं। पर वो राजकिशोर को यह नहीं बताती है कि वो सुरेश के साथ में शादी करना चाहती है। अब जो सुरेश होता है, वो भी चाहता है कि देविका उसके साथ में शादी कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरेश को भी देविका की आदत लग चुकी थी, लत लग चुकी थी। जैसे ही ये शब्द जो राजकिशोर अपनी पत्नी देविका के मुंह से सुनता है, वो चौंक जाता है। वो कहता है कि मैंने आपकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश की है, आपकी जो और इच्छाएं हो मैं उनकी पूरी करने की कोशिश करूंगा, पर मैं आपको तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उस समय जो देविका होती है, वो कहती है कि मैं आपकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर सकता, भी किसी बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। जैसे ही ये बात सुनती है, जैसे ही राजकिशोर ये बात सुनता है, अब देविका और राजकिशोर की इस बात को लेकर के बहस होने लगती है, झगड़ा होने लगता है। सुरेश जो ऊपर छत पर होता है, वो इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है, पर वो बीच में कुछ नहीं बोलता है। अचानक समय बीतता है। लगभग 2 दिन के बाद जब एक दिन सुरेश अपने कॉलेज गया होता है, उसी समय जब वो कॉलेज से लौट करके आता है, तो वो देखता है कि जो देविका घर पर नहीं है, पर वो इस विषय में राजकिशोर से कोई बात नहीं करता है। अब समय बीतता है, 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, पर देविका कहीं पर नजर नहीं आती, कहीं पर उसका कोई पता नहीं लगता। तब जो सुरेश होता है, वो एक दिन देविका को खोजने की कोशिश करता है और उसके नंबर को ट्राई करता है, पर उसका जो नंबर होता है वो बंद होता है, उसका कोई पता नहीं होता है। तब सुरेश
जो देविका का गांव होता है, मायका होता है, उसके गांव पहुंच जाता है और गांव में पहुंच करके वहां ये जानकारी करता है कि आखिरकार क्या देविका यहाँ पर आई थी या है। तो जो उसके गांव के माता पिता होते हैं, उसके भाई होते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि देविका तो यहाँ आई ही नहीं, आखिरकार बात क्या है, ऐसी तो हमारी उससे कभी कोई बात ही नहीं हुई। तब जो सुरेश होता है वो देविका के माता पिता को और देविका के भाई को पूरी कहानी बताता है और वो कहता है कि जो राजकिशोर जी हैं वो देविका को खुश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस स्टूडेंट में उनके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी थी कि जिसकी वजह से उनकी जो शक्ति है वो पूरी तरह से छीड़ हो चुकी है और इसलिए देविका किसी और के साथ में शादी करना चाहती थी। और इस बात को लेकर के देविका और राजकिशोर में एक दिन झगड़ा हो जाता है और उस दिन से देविका आज तक अभी तक घर वापस नहीं आई। जैसे ही उसके माता पिता इस बात को सुनते हैं वो भी चौंक जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। वो तुरंत वहां पर आते हैं, जो उस इलाके की थाना होती है, उस थाने पर जाकर के अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस जैसे ही देविका की गुमशुदगी की रिपोर्ट को दर्ज करती है, उसको तलाश करने की कोशिश करती है, राजकिशोर से मिलती है, राजकिशोर से इस बारे में जानकारी करती है, पूछताछ करती है। तो जो राजकिशोर होते हैं वो कहते हैं कि सर, मेरा और मेरी पत्नी देविका का एक दिन झगड़ा हुआ था। ऐसे छोटे मोटे झगड़े हर पत्नी के बीच में होते रहते हैं, पर मैंने ये सोचा था कि शायद वो किसी अपने मित्र के यहाँ गई है, आज तक वो वापस नहीं आई है। मैं ये सोचता था कि अभी जब भी उसका गुस्सा शांत होगा वो वापस आ जाएगी और इसीलिए मैंने उसकी कोई कंप्लेंट नहीं की है, कोई पुलिस को सूचना नहीं दी है। पर पुलिस को राजकिशोर की बातों पर शक होने लगता है। अब पुलिस जो होती है वो देविका के मोबाइल नंबर को लोकेशन में लगाती है और उसका पता करती है। तो जो जानकारी होती है वो ये निकल करके आती है कि जो देविका के मोबाइल की लोकेशन होती है, लास्ट लोकेशन होती है, वो देविका के घर की ही होती है। अब पुलिस इस बात को लेकर के राजकिशोर से सख्ती से पूछताछ करती है और उससे कहती है कि जो देविका के मोबाइल की लोकेशन है वो इसी घर की है, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, आप हमें सच सच बता दीजिए, आप अब बच नहीं पाएंगे। तब जो राजकिशोर होते हैं वो डर जाते हैं और उन्हें यह लगने लगता है कि शायद अब हमें पुलिस से कोई बचा नहीं सकता और अब हम पुलिस से बच नहीं पाएंगे। तब वो पुलिस के सामने अपनी कहानी बताते हैं और वो कहते हैं कि साहब, एक एक्सीडेंट में जो मेरी शक्ति है वो पूरी तरह से छीड़ चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी पत्नी देविका को पूरी तरह से छूट दी थी कि वो किसी की भी साथ में अपने शौक को पूरा कर सकती है, अपने अरमानों को पूरा कर सकती है। पर एक दिन जो मेरी पत्नी देविका है वो मुझसे इस बात को लेकर के झगड़ा करती है कि वो किसी और के साथ में रहना चाहती है, बल्कि मुझसे तलाक लेना चाहती है। पर साहब, मैं जो देविका के बगैर शायद जिंदा नहीं रह सकता था, मैं देविका से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इस बात में हमारा उससे झगड़ा हो जाता है। और जिस समय सुरेश अपने कॉलेज गया था उसी समय हम अकेले का मौका उठा करके देविका की हत्या कर देते हैं। तब जब पुलिस होती है वो सुरेश से कहती है कि आखिरकार आपने देविका की लाश को कहां पर छुपाया है। तब जो राजकिशोर होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि घर के पीछे जो खड़हर है उस खड़हर पर हमने देविका की लाश को गड्ढा बना करके गाड़ दिया है। तब पुलिस राजकिशोर के निशानदेही पर वहां पर गड्ढे को खुदवाती है और खुदवाने के बाद में जब वहां पर तलाश करती है तो वो देखती है कि जो देविका के शरीर के कंकाल होते हैं वो पुलिस को बरामद होते हैं और पुलिस राजकिशोर को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि कैसे अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, उसमें से एक 21 साल का लड़का जिसका पूरी तरह से करियर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जो सुरेश होता है जैसे ही उसको इस बात की पता लगती है, जैसे ही उसको इस बात की जानकारी होती है कि जो देविका थी वो मर चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं है, सुरेश एक तरह से पागल हो जाता है और दर दर भटकने लगता है। देविका की याद में वो पागल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि ऐसी फैंटेसी, ऐसी शौक जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जो देविका होती है उसकी हत्या हो जाती है, जो उसका पति राजकिशोर होता है वो जेल चला जाता है और जो वो 21 साल का लड़का होता है जिसने अभी अपनी जीवन की शुरुआत ही की थी, उसका करियर बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है।
मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी में, किसी एक नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।